दोस्तों हाल ही में मैंने नेटफ्लिक्स पे द बोरोज नामक साईफाई हॉरर सीरीज देखा है जिसे जेफरी एडिस और विल मैथ्यूज क्रिएट किए हैं। इस सीरीज के एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर्स डफर ब्रदर्स हैं जिन्होंने स्ट्रेंजर थिंग्स को भी क्रिएट कर रखा है। इनफैक्ट द बोरोज सीरीज की वाइब काफी ज्यादा स्ट्रेंजर थिंग्स से मिलती जुलती है। अब इस सीरीज में कुल 8 एपिसोड्स हैं जिनकी कहानी हम 2 वीडियोस के माध्यम से जानेंगे। यानी कि आज वाली वीडियो में हम द बोरोज के पहले 4 एपिसोड्स की कहानी को जानेंगे और अगली वीडियो 1-2 दिन में ही आ जाएगी जहां हम बचे हुए 4 एपिसोड्स के साथ साथ ढेर सारी थियरीज पे बातें करेंगे। अब वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मुझे बहुत ज्यादा सर्दी खांसी सब हो रखी है, तो इसीलिए आपको मेरी आवाज थोड़ी अलग सी सुनाई दे रही होगी। हाँ, इस बात को आप थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा। सो नाउ विद दैट सेड, लेट्स रोल द इंट्रो। तो पहले एपिसोड का नाम है वेलकम टू द बोरोज और इस एपिसोड के शुरुआत में हम ग्रेस नामक बूढ़ी औरत को देखते हैं जो कि अपने घर पे अकेले एंजॉय कर रही थी। वो ओवन में बेक करती हैं, देन कुछ ओल्ड टीवी शोज देख रही थी और तभी उन्हें अपने हस्बैंड एडवर्ड का वीडियो कॉल आता है। एडवर्ड किसी तरह के मेडिकल फैसिलिटी में थे क्योंकि वो मेंटली स्टेबल नहीं थे और यहाँ ग्रेस उनसे प्रॉमिस करती है कि वो कल उनसे मिलने आएगी। अब एडवर्ड के वीडियो कॉल करने का टाइम खत्म हो रहा था और तभी एकदम से एडवर्ड कहने लगते हैं कि वॉल्स के अंदर आउल यानी उल्लू है और ये सुन के ग्रेस अपने पति को खुद को कंट्रोल में करने कहती है। फिर एकदम से मेडिकल फैसिलिटी के लोग एडवर्ड को संभालते हैं और वीडियो कॉल कट करवा देते हैं। तो इस सब के बाद ग्रेस सोने जाती है और हम व्यूअर्स ग्रेस के घर में एक अजीब से स्पाइडर जैसे क्रीचर को देख पाते हैं। एक पॉइंट पे ये क्रीचर ग्रेस के करीब आता है लेकिन तभी ग्रेस की नींद खुल जाती है। ग्रेस चिल्लाते हुए घर से बाहर भागती है लेकिन ये क्रीचर ग्रेस को अंदर खींच लेता है। इस इम्पैक्ट से ग्रेस के घर के डोर का हैंडल गिरता है जिसपे बी जैसा एक साइन बना हुआ था। दिस इंडिकेट्स कि ग्रेस द बोरोज में रहती है। अब आप पूछ सकते हैं कि ये बोरोज आखिर है क्या? ये ओल्ड पीपल के लिए एक रिटायरमेंट होम जैसा है और ये मिडिल ऑफ द डेजर्ट में सिचुएटेड है। अब आप इसे कोई जनरल ओल्ड एज होम मत समझिएगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ बूढ़े लोगों को अपना पर्सनल घर मिलता है, देन उन्हें बहुत अच्छी फैसिलिटीज मिलती है जैसे कि जिम, पूल वगैरह वगैरह। इनफैक्ट यहाँ बूढ़े लोगों की तगड़ी कम्युनिटी बन जाती है और ये जगह एक खूबसूरत छोटे से टाउन जैसा है, मतलब टाउन है नहीं उस जैसा है। यहाँ तक कि द बोरोज में 3 अवार्ड विनिंग गोल्फ कोर्सेज भी थे। इन शॉर्ट, अगर ओल्ड एज लोग यहाँ रहने के लिए साइन अप करते हैं तो वो अपना बुढ़ापा आराम से काट सकते हैं बिना किसी परेशानी के। इस जगह का सीईओ ब्लेन शॉ था और उसके ग्रैंडफादर ही द बोरोज की स्थापना किए थे। खैर, तो आगे हम एक फैमिली को देखते हैं जिसमें सैम कूपर नामक बूढ़े व्यक्ति थे जो कि बोरोज में जा रहे थे और सैम पहले एक एरोनॉटिकल इंजीनियर थे। सैम को द बोरोज में छोड़ने उनकी बेटी क्लेयर, देन क्लेयर के हस्बैंड नील और उनके 2 बच्चे भी जा रहे थे। सैम इस बात से खुश नहीं थे कि उन्हें द बोरोज में जाके रहना पड़ेगा, लेकिन हाल ही में वो अपनी वाइफ लिली को खो दिए थे और लिली ऑलरेडी उन दोनों के ओल्ड एज लाइफ के लिए द बोरोज को बुक कर दी थी, इसलिए सैम को न चाहते हुए भी द बोरोज में जाना पड़ रहा था। खैर, तो बोरोज पहुंचकर ये लोग केलिग नामक लेडी से मिलते हैं जो कि यहाँ की ट्रांजिशन मैनेजर थी, यानी कि वो सैम को इधर सेटल होने में हेल्प करने वाली थी। बोरोज के हर घर के अंदर एक सेराफिम करके डिवाइस था जिसे आप सिरी या जेमिनाई समझ सकते हैं। आप सेराफिम को कॉल करके किसी भी तरह की हेल्प ले सकते हैं, इवन रियल ह्यूमन से कनेक्ट कर सकते हैं, वो भी 24/7। नाउ सैम को यहाँ रहना नहीं था, इसलिए वो सेराफिम को उठाकर फेंकते हैं एंड देन कहने लगते हैं कि उन्हें इस जगह के सीईओ या ओनर से मिलना है ताकि वो अपना कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करके यहाँ से निकल सके। एनीवेज, नील और क्लेयर कोशिश कर रहे थे कि सैम इस जगह को एक्सेप्ट कर ले। इनफैक्ट नील तो सैम को एक बढ़िया वाली गोल्फ कार्ट भी गिफ्ट करता है जिसपे वो बोरोज में घूम सकते हैं। थोड़ी देर बाद नील और क्लेयर अपने बच्चों के साथ निकल लेते हैं और सैम अकेले अपने इस नए घर में जाते हैं। अब घर के अंदर जाते वक्त मेन डोर का नॉब सैम के हाथ में आ जाता है और इससे हम समझ पाते हैं कि सैम को यहाँ वही घर मिला है जिसके अंदर शुरुआती सीन में ग्रेस समाप्त हुई थी। खैर, थोड़ी देर बाद सैम से मिलने उसका नेबर जैक आता है और जैक बहुत ही ज्यादा फ्रेंडली बंदा था, लेकिन सैम जैक को बिल्कुल भाव नहीं दे रहे थे और ऐसे में जैक कुछ बियर सैम के लिए छोड़ के यहाँ से जाने लगता है। जाने से पहले जैक सैम को अपने घर पे एक बारबेक्यू पार्टी के लिए इन्वाइट करता है, लेकिन सैम इसके लिए भी मना करते हैं। जैक बस इतना कहता है कि जब भी सैम का मन हो पार्टी तभी रख ली जाएगी। अब यहाँ मैं आपको जैक के बारे में 2 बातें बता देता हूँ। पहली बात ये कि जैक को स्लीप एपनिया थी तो उसे सोते वक्त ऑक्सीजन वाले मास्क लगा के सोना पड़ता था, और दूसरी बात कि जैक किसी लेडी को डेट करने लग गया था जो कि अपने ऊपर किसी तरह का अजीब बाम लगाती थी। एनीवेज, उस रात सैम को अपनी बीवी लिली का ही सपना आता है व्हिच टेल्स अस कि वो अब तक लिली की मौत के ट्रॉमा से बाहर नहीं आ पाए हैं। इसके बाद हम कुछ और नए कैरेक्टर से मिलते हैं जो कि सैम के नेबर्स हैं, लाइक जूडी एंड आर्ट जो कि हस्बैंड वाइफ है। जूडी पहले जर्नलिस्ट थी और वो ऑलरेडी सैम के ऊपर तहकीकात करने लगी थी ये जानने के लिए कि आखिर सैम की हिस्ट्री क्या है। वहीं आर्ट अक्सर फूंकता रहता है और गोल्फ खेलने जाता है। देन सैम की एक नेबर रेने भी थी जो
कि पहले एक म्यूजिक मैनेजर हुआ करती थी, लेकिन अब वो बरोज की एक परमानेंट रेसिडेंट है। सुबह सुबह तैयार होकर सैम सीधा बरोज के ऑफिस जाता है, जहां वो सीईओ ब्लेन शॉ से मिलना चाहता था, क्योंकि उसे अपना कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करके यहाँ से निकलना था। ऑफिस में रिसेप्शनिस्ट से बात करते वक्त एकदम से सैम को एक विजन आती है, जिसमें वो अपनी वाइफ के साथ डांस करने लग गया था और एकदम से उसकी वाइफ लिली हार्ट अटैक से समाप्त हो गई थी। जी हाँ दोस्तों, इसी तरह से एक्चुअल रियल लाइफ में भी लिली खत्म हुई थी। तो इस थॉट से सैम विचलित हो जाता है और ऑफिस से तुरंत निकल जाता है। इसके बाद हम बरोज के दो सिक्योरिटी पर्सनल से मिलते हैं, जिनमें सीनियर बंदे का नाम हैंक था और जूनियर सिक्योरिटी वाला बंदा पैज था। ये दोनों रेनी के क्लास जा रहे थे, जो कि यहाँ के कम्युनिटी सेंटर में थी। दरअसल रेनी के क्लास से कुछ रोज क्वार्ट्स गायब हो गए थे, जो कि महंगे तो नहीं थे, स्टिल चोरी तो चोरी होती है ना। हैंक इस चोरी का इल्जाम रेने पे ही डालने लगता है, सेइंग कि वो बूढ़ी हो रही है तो शायद खुद ही क्वार्ट्स को कहीं और रख दी होगी। इन शॉर्ट हैंक रेने की कोई मदद नहीं करने वाला था। ऑल्दो पैज रेने की बात ध्यान से सुनता है, हम व्यूअर समझ पाते हैं कि शायद पैज को रेने पसंद है, इवन इफ रेने उससे काफी ओल्ड है। फिर नेक्स्ट डे सैम की मुलाकात रेने से हो जाती है, क्योंकि रेने की गाड़ी बहुत ज्यादा आवाज करती थी और इससे सैम को सोने में तकलीफ हो रही थी। इसलिए सैम अपनी इंजीनियरिंग स्किल्स का इस्तेमाल करके रेने की गाड़ी ठीक कर देता है। इसके बाद जब सैम अपने घर में वापस आता है, तो वो घर के अंदर एडवर्ड को पाता है, जिसके हाथ में चाकू था। जी हाँ दोस्तों, वही एडवर्ड जो कि हमेशा बोलता था कि दीवार के अंदर आउल्स है। इनफैक्ट एडवर्ड अब भी सेम बात बोल रहा था और यहाँ एडवर्ड अचानक से सैम पे चाकू से हमला कर देता है, सेइंग कि तुम भी उनमें से एक हो। सैम इससे चोटिल होते हैं, स्टिल वो खुद को समहाउ डिफेंड करके मदद बुलवाते हैं। तुरंत ही सिक्योरिटी वाले लोग आके सैम की मरहम पट्टी करते हैं और एडवर्ड को पकड़ के यहाँ के द मैनर में लेके जाते हैं। अब द मैनर क्या है? वेल, मैनर एक्चुअली में बरोज के अंदर एक बिल्डिंग है, जहां ऐसे ओल्ड लोगों को रखा जाता है जो कि मेंटली स्टेबल नहीं होते हैं। खैर, इस पॉइंट तक सैम बहुत परेशान हो चुका था और ऐसे में हैंक उसे यहाँ के सीईओ ब्लेन से मिलवाने मैनर में लेके जाता है। ब्लेन तुरंत सैम से माफी मांगता है, देन वो कहता है कि उसे मालूम है सैम इस जगह को छोड़ना चाहते हैं। ब्लेन को इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं, इनफैक्ट वो तो ऑलरेडी सैम की कैंसिलेशन कॉन्ट्रैक्ट बनवा चुके थे और सैम को बस इस पे साइन करना था। ब्लेन सिर्फ एक शर्त रखता है कि उस पे जो भी अटैक हुआ है ना, इस घटना का जिक्र सैम बाहर पुलिस वगैरह से ना करे। इसके बाद ब्लेन सैम को एडवर्ड के पास लेके जाता है, जहाँ ब्लेन के कहने पे एडवर्ड सैम से माफी मांगता है। ब्लेन बताता है कि एडवर्ड की बीवी ग्रेस कुछ ही टाइम पहले चल बसी, इनफैक्ट इनका बेटा भी था एक जोई, और वो भी अब इस दुनिया में नहीं है। इसी गम में एडवर्ड को डिमेंशिया हो गया और वो बार बार मैनर से एस्केप करके इधर उधर भागता है। सैम के जाने से पहले ब्लेन उनसे पूछता है कि आप इस जगह को छोड़ के जाएंगे कहाँ? और दोस्तों, इस सवाल का जवाब सैम के पास नहीं था। ऐसे में ब्लेन कहता है कि सैम थोड़ा वक्त लेके इस कॉन्ट्रैक्ट कैंसिलेशन पे साइन करे, वैसे ज्यादा वक्त भी ना ले, क्योंकि ब्लेन की वाइफ के हिसाब से यहाँ सबसे प्रेशियस अगर कोई चीज है तो वो है टाइम। खैर, घर वापस आकर सैम सोचने लगते हैं कि शायद उन्हें यहाँ से जाना नहीं चाहिए, उन्हें यहीं सेटल हो जाना चाहिए। वो अपने नेबर जैक से मिलकर फ्राइडे के लिए बारबेक्यू पार्टी रखवाते हैं। वहाँ फ्राइडे आ जाता है और सैम जैक के बारबेक्यू पार्टी पे जाते हैं। यहाँ सैम और जैक के अलावा आर्ट, जूडी और रेने भी थे। इनफैक्ट हम एक और कैरेक्टर से मिल पाते हैं जिसका नाम वॉली है, और वॉली बहुत ही ज्यादा तगड़ा डॉक्टर है। बस प्रॉब्लम ये थी कि वॉली भी बूढ़ा था और उसे 4th स्टेज प्रोस्टेट कैंसर था। सभी लोग आपस में गप करने लगते हैं, जहां सभी अपने स्कार्स दिखा रहे थे, लाइक किसको कितनी सर्जरीज हुई है। बातों बातों में जूडी बताती है कि वो एक अजीब तरह का बाम लगाती है, और ये सुन के सैम समझ जाता है कि जैक का जूडी के साथ चक्कर चल रहा है, जबकि जूडी तो आर्ट की वाइफ है। एक पॉइंट पे जूडी खाते हुए चोक करने लगती है और इसे देख सैम का ट्रॉमा वापस ट्रिगर होता है। उसे लगता है मानो उसकी वाइफ उसके सामने खत्म हो रही हो। बाकी के लोग जूडी को चोक होने से बचाते हैं, लेकिन सैम ये सब देख नहीं पाता और यहाँ से उठ के निकल लेता है। जैक तुरंत सैम के पीछे जाके उसे कंफर्ट करता है और यहाँ सैम अपनी बीवी को याद करते हुए रोते हैं। जैक सैम के साथ अपनी स्टोरी वगैरह शेयर करते हैं, जिससे सैम का मन हल्का होता है। जैक क्लियरली कहते हैं कि यहाँ आके इनिशियली ऐसा लगता है मानो जिंदगी तो अब खत्म है, लेकिन बरोज में एक नई जिंदगी शुरू होती है। इस पॉइंट पे सैम समझते हैं कि उन्हें यहाँ अपनी नई शुरुआत करनी होगी और फाइनली वो इस प्लेस को अपना लेते हैं। सैम अंततः अपना सामान वगैरह सेट करते हैं, दिन रात को ब्लेन को वॉइस मैसेज छोड़ते हैं सेइंग कि वो बरोज में ही बस जाएंगे। इसके बाद सैम सो जाते हैं और देर रात उनकी नींद एक बीपिंग साउंड से खुलती है। ये आवाज जैक के घर से आ रही थी, इनफैक्ट घर के अंदर रेड लाइट भी जल रही थी। सैम तुरंत जैक के घर में हथौड़ा लेके ब्रेक इन करते हैं और यहाँ वो देखते हैं कि एक अजीब सा स्पाइडर जैसा क्रीचर जैक के मुंह में अपने टेंटिकल्स डाले हुए था। ये क्रीचर सैम को देख के उनकी तरफ बढ़ता है, लेकिन सैम अपने हथौड़े से इस क्रीचर पे हमला कर देते हैं। इससे क्रीचर भाग जाता है, लेकिन इस पॉइंट तक जैक समाप्त हो चुके थे और यहीं पे फर्स्ट एपिसोड भी खत्म हो जाती है। अब सेकेंड एपिसोड का नाम है द मॉर्निंग आफ्टर, और इस एपिसोड के स्टार्ट में सिक्योरिटी के लोग जैक के घर पे आ चुके थे और वो जैक की बॉडी को लेके जा रहे थे। इस घटना से सैम इतना डर चुके थे कि वो एक बेसबॉल बैट लेके सोते हैं। सपने में वो फिर से अपनी बीवी को देखते हैं, लेकिन दोस्तों तुरंत ही ये सपना नाइटमेयर में बदल जाता है। वेल, सैम अपने बीवी के सर पे एक जिगसॉ पजल का एक पीस देखते हैं,
जिसके बाद लिली ग्लिच आउट करती है। एकदम से लिली के सर से वो क्रीचर वाले टेंटिकल्स निकलते हैं। इससे सैम की नींद खुल जाती है और वो बहुत ज्यादा डर चुके थे। तभी सैम को अपनी बेटी क्लेयर का कॉल आता है, जिसे अभी अभी पता लगा था कि उसके पिता पे एडवर्ड नाम का कोई बंदा अटैक किया था। सैम इस बात को हल्के में टाल देते हैं और यहाँ वो क्लेयर से ज्यादा बातें नहीं करते, क्योंकि उनका पूरा ध्यान तो इस बात पे था कि क्या वाकई दीवार के अंदर आउल है। आउल बोले तो वो क्रीचर जिसे शायद एडवर्ड आउल बोलता होगा। दूसरी तरफ हम जूडी को देखते हैं, जो कि जैक के खत्म होने से बहुत ज्यादा टूट गई थी। जूडी का हस्बैंड आर्ट उसे मनाने की कोशिश करता है, लेकिन जूडी का मूड ठीक नहीं होता। इसके बाद आर्ट गोल्फ खेलने के लिए निकल लेते हैं और यहाँ हम भी उसको पता लगता है कि आर्ट जब भी गोल्फ खेलने के नाम पे बाहर निकलता है, तब वो गोल्फ खेलने नहीं जाते, रादर बरोज के बाहर एक सेक्लूडेड केबिन में जाते हैं। यहाँ वो कुछ मैजिक मशरूम्स उगा के रखते हैं, जो कि ऑफ कोर्स नशे के लिए काम आता है। आर्ट के साथ यहाँ एक पालतू कौवा भी है नेम्ड ब्रुक्सी, और इन दोनों की बॉन्डिंग काफी अच्छी है। आर्ट ब्रुक्सी से बात करते हुए कहने लगते हैं कि उन्हें पता है कि उनकी वाइफ उन पे चीट कर रही है विद जैक, और भले जैक के खत्म होने पे आर्ट को खुश होना चाहिए, स्टिल आर्ट होप करते हैं कि जैक आफ्टर लाइफ में कहीं अच्छी जगह पे ही हो। रही बात कि आर्ट अपनी वाइफ को कन्फ्रंट क्यों नहीं करते, तो वेल आर्ट को डर था कि अगर वो जूडी से इस टॉपिक पे बात करेंगे तो शायद जूडी उन्हें हमेशा के लिए छोड़ देगी। कमिंग टू रेने, वो कुछ बूढ़ी लेडीज के साथ जिम में होती है, जहाँ एक लेडी बताती है कि उनकी ग्रैंड डॉटर उनके लिए एक चेस खरीदी थी जिसकी व्हाइट पीसेस क्वार्ट्ज की थी। फिर एक रात वो सारी व्हाइट पीसेस अचानक से गायब हो गई। ये सुन के रेने सोचने लगती है कि उसका भी एक रोज क्वार्ट्ज गायब हुआ था, राइट? यानी कि जो कोई भी चोर है वो बरोज से क्वार्ट्ज चुरा रहा है। हालांकि क्वार्ट्ज ऐसी कोई वैल्यूएबल पदार्थ नहीं है, तो उसे चुराने का कोई सेंस बनता नहीं। स्टिल रेने इस बूढ़ी लेडी को लेकर सिक्योरिटी ऑफिस जाती है और यहाँ वो पैज से इन चोरियों की कंप्लेंट रजिस्टर करने को कहती है। पैज फाइनली ये कंप्लेंट लिख लेता है, लेकिन वो शर्त ये रखता है कि रेने उसके साथ डिनर पे जाएगी, और हाँ, इसके लिए रेने मान भी जाती है। इस सब के पैरेलल में हम वॉली को देखते हैं, जो कि बरो के रेसिडेंट डॉक्टर से मिल रहे थे और उन्हें कैंसर पे ढेर सारे स्टडीज दिखा रहे थे, जिसमें शायद किसी तरह का इलाज मिल जाए। लेकिन डॉक्टर्स क्लियरली कहते हैं कि वॉली का कैंसर का कोई इलाज नहीं है, वो बस कुछ दिनों का मेहमान है। नाउ कमिंग टू सैम, वो मैनर जाके एडवर्ड से मिलते हैं और यहाँ वो एडवर्ड से दीवार में आउल वाली बात पूछने लगते हैं। इनिशियली एडवर्ड कुछ नहीं बोलते, लेकिन जब सैम उनके साथ उनके बेटे होने का रोल प्ले वगैरह करते हैं, तो एकदम से एडवर्ड कहने लगते हैं कि चाबी लाइट में है, दीवार के अंदर आउल है और मैंने एक को पकड़ भी लिया है। एडवर्ड के ऐसा बोलते मैनर का स्टाफ टोबी एडवर्ड को ये बोल के ले जाता है कि वो फ्रीक आउट करने लग गए हैं। वहीं हम व्यूअर्स नोटिस करते हैं कि सीईओ ब्लेन भी ये सब पे ध्यान दे रहा था और वो सैम को नोटिस कर चुका था। दूसरी तरफ जूडी जैक के जाने से इतना ज्यादा अपसेट थी कि वो पूरे दिन बस गम में एक्टिविटीज कर रही थी। इनफैक्ट जूडी जैक के घर से उसका शर्ट उठा ले आती है और इस शर्ट को अपने काफी क्लोज रखती है। इसी के दौरान जूडी नोटिस करती है कि जैक के घर में सैम का हथौड़ा गिरा हुआ था। जूडी उसे उठा लेती है और सैम के घर की तरफ जाती है। सैम अभी अभी मैनर से लौटा था और जूडी यहाँ कंफर्म कर लेती है कि हाँ, ये हथौड़ा वाकई सैम का ही है। इस पॉइंट पे जूडी को सैम पे शक होने लगा था कि कहीं सैम को जैक की मौत के बारे में कुछ हिडन डिटेल्स पता है क्या। जो भी हो, सैम अपने घर में आते हैं और वो घर के सारे लाइट्स खोल देते हैं, क्योंकि एडवर्ड कहा था कि लाइट के अंदर ही की है। पूरे घर की लाइट्स में सैम को कोई चाबी नहीं मिलती, लेकिन जब वो वॉशरूम मिरर की लाइट खोलते हैं उसके अंदर वाकई एक चाबी थी। जी हाँ दोस्तों, की पे एक स्टोरेज फैसिलिटी का नंबर था विच वाज 1472 और यही सैम के हाउस का नंबर भी है। बस फिर क्या था, सैम तुरंत ये की लेकर स्टोरेज यूनिट तक जाते हैं और वहां उन्हें एक लॉक्ड बॉक्स मिलता है। सैम बॉक्स के लॉक को तोड़ते हैं और अंदर उन्हें एक लिटरल आउल मिलता है। जी हाँ दोस्तों, एक उल्लू जिसे कि प्रिजर्व किया गया था। सैम को लगता है कि उनकी पूरी तहकीकात व्यर्थ रही। स्टिल वो इस उल्लू को लेकर घर आते हैं। घर पे सैम से मिलने मैनेजर केलिक भी आई होती है, क्योंकि अपेरेंटली सैम के साथ कुछ ही दिन में 2 ट्रैजिक इंसिडेंट्स हो गए थे। लेकिन दोस्तों सैम हमेशा की तरह केलिक को उल्टा सीधा बोल के यहाँ से भगा देते हैं। इसके बाद सैम घर में टीवी देखने लगते हैं और यहाँ घर में पुरानी CRT वाली टीवी थी। वो बचपन में होती थी ना, मोटी सी टीवी जो कि ट्यूब्स में कैथोड रेस छोड़ के काम करती थी, जिससे ही पिक्चर्स हम देख पाते थे। तो हाँ, ये वही वाली टीवी थी। अब इस टीवी के चलने से अचानक सैम का जो हथौड़ा था वो चमकने लग गया था, जिसे देख सैम बहुत शॉक में थे। अब ये क्या चीज चमक रही है, इसके बारे में आपको वीडियो में आगे पता चल ही जाएगा। और नाउ सीन हैंक और पैज पे आती है, जहाँ हैंक का कहना था कि वो फाइनली उस बंदे को पकड़ लिया है जो कि क्वार्ट्ज चोरी कर रहा था। दरअसल हैंक यहाँ किसी रैंडम बंदे को फंसा दिया था, क्योंकि वो फॉर सम रीजन इस केस को जल्द से जल्द बंद करना चाहता था। हैंक ये तक कहता है कि वो चोरी किए गए क्वार्ट्ज वापस नहीं कर सकता, क्योंकि वो अब एक एविडेंस है। पैज समझ जाता है कि हैंक झूठ बोल रहा है, इसलिए वो पर्सनली रेने से मिलकर उसे बता देता है कि हैंक की इन्वेस्टिगेशन बोगस है। पैज पर्सनली रेने की मदद करने की ठान लेता है, जहां वो रेने के स्टोर में मोशन डिटेक्टिंग कैमरा वगैरह फिक्स कर देता है। यानी जैसे ही वहां कोई मोशन होगा, रेने को नोटिफिकेशन आ जाएगा और वो अपने फोन या कंप्यूटर पे सब कुछ मॉनिटर कर पाएगी। दूसरी तरफ हम आर्ट को देखते हैं, जो कि कौवे के साथ अपने केबिन पे होता है। तभी एकदम से उसका कौवा ब्रुक्सी इधर उधर उड़ने लगता है। इनफैक्ट वो आर्ट पे भी झपट्टा मारता है। फिर ब्रुक्सी तेजी से हवा में ऊपर उठ जाता है, फिर जमीन पे इतनी तेजी से गिरता है
कि वो समाप्त ही हो जाता है। इस घटना के बाद आर्ट नोटिस करते हैं कि बाहर आसमान में ढेर सारे कौवे रैंडम पैटर्न्स में उड़ने लग गए थे और सभी एकदम तेजी से नीचे गिरते हैं और समाप्त हो जाते हैं। इसे देखकर आर्ट बहुत शॉक में था, लेकिन उसके अंदर एक एक्साइटमेंट भी थी क्योंकि उन्होंने आज तक ऐसा दृश्य न कभी देखा था, न ही कभी ऐसा कुछ सुना था। कैरुसा बरो के सेनोर कोकिनाज नामक जगह पे जैक के लिए एक मेमोरियल रखी गई थी जहां सीईओ ब्लेन भी भाषण देने वाले थे। स्पीच के दौरान जूडी काफी भावुक हो गई थी और वो रेने और वॉली को बार बार बातें करने से मना कर रही थी। तभी सैम यहाँ भागते हुए वॉली के पास आता है क्योंकि उसे वॉली को कुछ दिखाना था। सैम के आने से जूडी भड़क जाती है क्योंकि उसे तो लग रहा था कि जैक की मौत का कारण सैम ही है। ऐसे में जूडी यहाँ सैम पे सबके सामने चिल्ला के यहाँ से निकल लेती है। बाहर जूडी सीईओ ब्लेन की वाइफ एनालिस से मिलती है जो कि स्मोक कर रही थी। इन दोनों की बातें होती है जहाँ एनालिस कहने लगती है कि उसके हस्बैंड को ये बात नहीं पसंद कि एनालिस स्मोक करे क्योंकि वो हेल्थ को लेकर कुछ ज्यादा ही चिंता करता है। एनालिस फिर अजीब बातें करने लगती है, लाइक बरो में रहने का उसे प्राइस पे करना पड़ता है। कभी कभी उसे लगता है एज इफ वो एक्सप्लोड हो जाएगी, लेकिन दिस डिजर्ट कैन टेक इट ऑल। इन बातों से हम बस इतना समझ पाते हैं कि एनालिस किसी बात को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित है, लेकिन हाँ वो बिना कुछ क्लियरली बताए चली जाती है। नाउ कमिंग टू सैम, वो वॉली को अपने साथ अपने घर ले जाना चाहता था, लेकिन वॉली मेमोरियल खत्म होने तक रुकता है। इसी बीच सैम को वही पजल पीस टेबल पे दिखती है जो कि उसे अपनी बीवी के बाल में देखा था इन अ नाइटमेयर। फिर एकदम से ये पजल पीस ग्लिच होकर गायब हो जाती है और सैम को लगता है कि ये उसके अंदर का ट्रॉमा है जो कि उसे अपनी बीवी के समाप्त होने के बाद मिला है। मेमोरियल के बाद सैम वॉली के साथ अपने घर जाता है और वो वॉली को इसलिए यहाँ लाया था क्योंकि वॉली डॉक्टर था और वही चीजें एनालाइज कर सकता था। अब एनालाइज क्या करना है? वेल, अगर आपको याद हो तो जैक के खत्म होने वाली रात सैम अपने हथौड़े से वो अजीब से क्रीचर को मारा था, तो उसके हथौड़े में क्रीचर का खून लग गया था। सैम खून का थोड़ा सैंपल एक चम्मच में डालता है और चम्मच के सामने सीआरटी वाली टीवी को ऑन कर देता है। ये खून चमकने लगता है, देन बाउंस होते हुए हवा में उड़ता है, एकदम से ये एक्सप्लोड होता है और इससे ऐसा सीन बनता है एज इफ कमरे में हजारों सितारे फैल गए हो। वॉली इसे देख के शॉक में था और दोस्तों इसीलिए हथौड़ा पहले चमकने लगा था क्योंकि उस पे क्रीचर का खून लगा था। दूसरी तरफ आर्ट घर पे आके अपनी वाइफ जूडी को बताता है कि कैसे आज वो ढेर सारे क्रोज को अजीब तरह से खत्म होते देखा। जूडी उसकी बात पे बिल्कुल ध्यान नहीं देती, रादर वो जैक के ख्याल में बाहर जाके बहुत रोती है। इसी के पैरेलल में सैम का एक्सपेरिमेंट चल रहा था और इसलिए जूडी उनके घर के अंदर लाइट फ्लिकर होते देख पाती है और यहीं पे सेकंड एपिसोड खत्म हो जाती है। थर्ड एपिसोड का नाम है अ पिरामिड और इस एपिसोड के स्टार्ट में जूडी सैम के घर वाली लाइट देखने जाती है और यहाँ वो वॉली और सैम को देखती है जो कि एक बैग में हथौड़ा रख रहे थे। जूडी का शक और बढ़ जाता है और ऐसे में वो सैम पे कड़ी नजर रखना शुरू करती है। वो लिटरली एक नोटबुक के अंदर सैम, वॉली और उनसे रिलेटेड सारे मूवमेंट्स पे नजर रखते हुए नोट डाउन कर रही थी। इसी प्रोसेस में वो अपने पति आर्ट को इग्नोर करे जा रही थी जिससे इनकी रिलेशनशिप और खराब हो रही थी। जूडी वॉली को क्वेश्चन करती है जहां वॉली कुछ बहाने बनाता है। देन वो अपने फ्रेंड एरिका से सैम की इन्फॉर्मेशन निकालती है जिससे पता चलता है कि सैम का कोई पास्ट क्राइम रिकॉर्ड नहीं है, बस कुछ स्पीडिंग टिकट्स मिले हैं उसे। वहीं वॉली की बात की जाए तो वो $7,000 खर्च करके HPLC मशीन जुगाड़ लिया था जिसके अंदर वो क्रीचर का ब्लड डाल के क्रीचर के बारे में सारा एनालिसिस करेगा। तभी सैम के घर पे क्लैर का हस्बैंड नील आ जाता है क्योंकि सैम कुछ दिनों से क्लैर की कॉल से इग्नोर किया जा रहा था। एक्चुअली क्लैर को अपने मॉम की एक एल्बम चाहिए थी जो कि सैम के सामान के अंदर थी और यही मांगने के लिए क्लैर कॉल किए जा रही थी, लेकिन सैम तो कॉल ही नहीं उठा रहा था। इनफैक्ट सैम यहाँ नील को किसी तरह अपने घर से भगाने की कोशिश में था और ऐसे में नील कहता है कि सैम को अपने दुख से डील करने के लिए एक बुक पढ़नी चाहिए। नील ये बुक सैम को दिखा के बताता है कि बुक में हीलिंग प्रोसेस को रीडिफाइन किया गया है। लाइक यूजुअली लोग ग्रीफ को लीनियर प्रोग्रेशन की तरह देखते हैं थ्रू द स्टेजेस, लेकिन इस किताब में ग्रीफ को एक पिरामिड की तरफ बताया गया है। सैम नील की बात को इग्नोर करते हुए उसे जाने को कहते हैं और नील को इससे थोड़ा बुरा लगता है, ऑल्दो उसे पता था कि सैम उसे कुछ खास पसंद करते नहीं है। एनीवेज नील के जाने के बाद सैम और वॉली अपने काम में लग जाते हैं और वॉली को अपने HPLC मशीन से पता चलता है कि क्रीचर का सैंपल में राइट हैंड कायरलिटी है। अब जिन्हें राइट हैंड कायरलिटी नहीं पता उन्हें मैं बता दूं कि अर्थ के हर लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे बैक्टीरिया हो, इंसान हो या फिर कोई एनिमल, उनके एमिनो एसिड्स और सुगर्स एक स्पेसिफिक कायरलिटी फॉलो करते हैं। जैसे एमिनो एसिड्स लेफ्ट हैंडेड होते हैं L फॉर्म में और शुगर्स राइट हैंडेड होते हैं D फॉर्म में, और यही एक यूनिवर्सल रूल है जो कि पूरे अर्थ के लाइफ के लिए है। डॉक्टर का कहना था कि अर्थ के सारे क्रीचर्स लेफ्ट हैंड कायरलिटी फॉलो करते हैं, मतलब उनके बिल्डिंग ब्लॉक्स एक ही ओरिएंटेशन में होते हैं। इसी वजह से पूरी बायोलॉजी कंपैटिबल है। एक ऑर्गेनिज्म दूसरे का प्रोटीन डाइजेस्ट कर सकता है, एंजाइम्स फिट हो जाते हैं, मतलब सब कुछ एक ही हैंडेडनेस में बुना हुआ है। जस्ट लाइक हम लेफ्ट हैंड से लेफ्ट हैंड ही मिलाते हैं, राइट से राइट ही मिला सकते हैं, लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट नहीं मिला सकते। अब जब HPLC मशीन ने उस क्रीचर के मॉलिक्यूल्स को एनालाइज किया तो उसमें एमिनो एसिड्स राइट हैंडेड निकले जो कि अर्थ पे नेचुरली एग्जिस्ट करते ही नहीं है। ये डायरेक्ट एविडेंस है कि ये क्रीचर इस दुनिया की इवोल्यूशन का प्रोडक्ट नहीं है, क्योंकि अगर होता तो उसकी कायरलिटी भी बाकी सबकी जैसी ही होती। तो अब इन्हें फिगर आउट करना है कि आखिर ये क्रीचर्स एग्जैक्टली क्या है।
ऐसे में इन्हें आइडिया आता है कि क्यों न आज रात ये दोनों चोरी छुपे फ्यूनरल होम जाए जहां जैक की लाश पड़ी है। देन वॉली जैक की ऑटोप्सी करेगा जिससे शायद इन्हें कुछ और डिटेल्स मिले। बस फिर क्या था, दोनों उस रात गोल्फ कार्ट में फ्यूनरल होम जाते हैं और सैम लॉक को पिक करता है। फिर दोनों अंदर घुसते हैं जहां सैम को अगेन फ्यूनरल फ्लावर्स पे किसी और की नाम की जगह अपने वाइफ का नाम दिखता है। सैम अपने आप को संभालते हुए वॉली के साथ मॉर्ग वाले रूम की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन तभी एकदम से जूडी निकलती है और वो इन पे पेपर स्प्रे चला देती है। लेकिन दोस्तों जूडी की पेपर स्प्रे 2002 में ही एक्सपायर हो चुकी थी, जिस कारण इसका वॉली और सैम पे कोई असर नहीं होता। ऐसे में जूडी अलार्म बजाने की धमकी देती है और वॉली कहता है कि हमने जैक को खत्म नहीं किया है, रादर हम तो तहकीकात कर रहे हैं कि जैक को किसने खत्म किया। वॉली के मनाने पे जूडी समहाउ मानती है और फिर ये तीनों मॉर्ग में जाके जैक की बॉडी निकालते हैं। अब वॉली इस पे ऑटोप्सी करने वाला था, जो कि सैम और जूडी के लिए देखना मुश्किल होता, इसलिए ये दोनों इस कमरे के बाहर रुकते हैं। वहाँ सैम और जूडी में बातें होने लगती है, जहाँ इस बात का खुलासा हो जाता है कि सैम को जूडी और जैक के सीक्रेट रिलेशनशिप के बारे में पता था। जूडी बताती है कि वो और आर्ट 44 ईयर्स से मैरिड है और उन्होंने आज तक हर काम, हर डिसीजन साथ में लिया है। इनफैक्ट उनकी रिलेशनशिप काइंड ऑफ ओपन थी, जहां दोनों किसी और के साथ सो सकते थे, बस किसी और को मेंटली और इमोशनली प्यार नहीं कर सकते थे। लेकिन जूडी कहीं ना कहीं जैक को प्यार करने लग गई, क्योंकि जैक उसे ऐसा फील करवाता था मानो वो इम्पोर्टेंट एंड यंग हो। जैक का नेचर ही ऐसा था कि वो किसी से भी क्लोज हो जाता था, क्योंकि वो एक अच्छा इंसान था। ये सब बोल के जूडी रोने लगती है और सैम यहाँ वही पिरामिड वाली बात चपका देता है टू कंसोल हर, जो कि जैक को नील बोला था। तभी वहाँ वॉली आता है, जो कि इन दोनों को जैक की लाश में कुछ दिखाना चाहता था। दोनों अंदर जाते हैं और वॉली बताता है कि अगर जैक के मुंह के अंदर देखा जाए तो वहाँ कुछ पंक्चर वुंड्स हैं, एज इफ कोई उसके मुंह के अंदर टेंटिकल से छेद किया हो। ये सुन के सैम वाज लाइक कि जब मैंने उस क्रीचर को देखा था तो वो जैक के मुंह से ही कुछ सक कर रहा था। ये सुन के तीनों के दिमाग में ख्याल आता है कि क्या ये क्रीचर धीरे धीरे यहाँ रहने वाले बूढ़े इंसानों के अंदर से रोज रात कुछ तो चूस लेता है, और वो तब तक करता है जब तक इंसान खत्म न हो जाए। इस बात की पुष्टि के लिए वॉली तुरंत जूडी और सैम के मुंह को चेक करता है और वाकई इन दोनों के मुंह के अंदर भी पंचर वुंड्स थे। जी हाँ दोस्तों, यानी इन पे भी ये क्रीचर ऑलरेडी फीड करने लग गए थे, जस्ट दैट नींद में इन्हें पता ही नहीं चला होगा। दूसरी तरफ हमें रेने के बारे में थोड़ी बातें पता चलती है, जहां उसका एक्स हस्बैंड उसे फिर से सू कर रहा था। दरअसल वो लोग साथ में म्यूजिक प्रोड्यूस करते थे, जहां रेने आर्टिस्ट्स को हैंडल करती थी और उसका पति बुक्स यानी कि पैसे को हैंडल करता था। लेकिन जब दोनों अलग हुए तो उसका हस्बैंड न सिर्फ सारे एसेट्स चुरा लिया, बल्कि बचा खुचा लेने के लिए भी रेने को बार बार सू करता रहता है। उस घटना के बाद ही रेने अपने माँ के साथ यहाँ बरोज में आई थी और तब से वो बरोज में ही बस गई। रेने घर पे होती है जब उसे नोटिफिकेशन आता है कि उसके स्टोर में मोशन डिटेक्ट हुई है। रेने तुरंत अपने स्टोर के लिए निकलती है और यहाँ वो पैज को भी इन्फॉर्म कर देती है। पैज भी तुरंत स्टोर के लिए निकलता है और वो रेने को उसके बिना अंदर जाने से मना करता है। स्टिल रेने अपने कम्युनिटी सेंटर वाले स्टोर तक पहले पहुंचती है और वो गोल्फ स्टिक लेके अंदर जाती है। यहाँ एक डब्बा बिखरा पड़ा था जिसके अंदर क्वार्ट्स था, और तभी रेने को फील होता है कि कोई क्रीचर तेजी से यहाँ से भाग के निकला। अब इससे पहले रेने कुछ रिएक्ट कर पाती, पैज यहाँ आ जाता है और अब तक क्रीचर तो मोस्टली भाग चुका था। रेने पैज से कहती है कि यहाँ कोई इंसान नहीं बल्कि कुछ अजीब सा था, लेकिन पैज इस बात को हल्के में लेता है। जो भी हो, पैज और रेने साथ में रेने के घर पे जाते हैं, जहाँ दोनों बातें करने लगते हैं और रेने पैज से अपनी कहानी शेयर करती है। देन पैज भी अपनी कहानी शेयर करता है कि कैसे वो एक बैंड में था, वो एक ड्रमर हुआ करता था और एक रात उसकी सिस्टर का एक्सीडेंट हुआ और तब वो अपने सिस्टर के नेफ्यू के साथ यहाँ आया था। इसी जगह पे पैज को जॉब मिल गई, जो कि बाहर मिलना मुश्किल था, एज पैज के पास कोई डिग्री वगैरह थी नहीं, और तब से ही पैज यहीं वर्क करने लगा है सिक्योरिटी में और यहीं सेटल हो गया। रही बात उसके सिस्टर की, तो सिस्टर के स्पाइन में स्टील रॉड वगैरह फिक्स किया गया है और अब वो ठीक है। अब इन्हीं बातों के बीच पैज और रेने इंटीमेट होने लगते हैं। वहीं हम हैंक को देखते हैं, जो कि रेने के स्टोर में जाके एक स्पेशल लाइट से कुछ चेक करने लग गया था। हैंक को पता चल जाता है कि यहाँ वही क्रीचर आया है। इनफैक्ट हैंक तो इस क्रीचर को एक पर्टिकुलर नाम से बुलाता था, विच वाज स्कार। तभी हैंक को खबर मिलती है कि फ्यूनरल होम के अंदर लोगों को देखा गया है। बस फिर क्या था, हैंक तुरंत फ्यूनरल होम की तरफ निकलता है। वहीं फ्यूनरल होम में जूडी, वॉली और सैम नोटिस करते हैं कि पुलिस की गाड़ी यहाँ आ रही थी। ऐसे में सैम कहता है कि जूडी और वॉली फ्यूनरल वाले कास्केट में छिप जाए, वहीं सैम खुद को सरेंडर कर देगा। इससे हैंक को शक नहीं होगा कि यहाँ सैम के अलावा कोई और भी था। सो यस, ऐसा ही होता है। जहाँ हैंक के आते सैम खुद को सरेंडर करते हैं और हैंक भी बस उन्हें गिरफ्तार करके निकल लेता है। सो यस, जूडी और वॉली छुप के बच गए। यहाँ से सीन रेने और पैज पे फोकस करती है, जहाँ दोनों सो रहे थे और तभी ये क्रीचर रेने के घर में एंटर करता है। क्रीचर चुपके से रेने का मुंह खोल के उस पर फीड करने लग गया था। दूसरी तरफ हम आर्ट से मिलते हैं, जो कि बीच डेजर्ट में जाके ब्रुक्सी की लाश को दफनाता है। आर्ट यहाँ काफी टाइम स्पेंड करता है, जिससे शाम हो जाती है और ऐसे में आर्ट को वहीं आसपास किसी तरह के शेल्टर ढूंढना पड़ता है। आर्ट को डेजर्ट में एक केव जैसा स्ट्रक्चर मिलता है, जिसके बाहर एक टूटा हुआ डोर था। आर्ट इस डोर को ओपन करता है, लेकिन इसी दौरान उसके हाथ में एक गहरा कट लग जाता है। आर्ट डोर के अंदर जाता है और अंदर उसे एक पीच की ट्री दिखती है, जिसे क्वार्ट्ज और कई और चीजों से सजाया गया था। इस ट्री में सिर्फ एक पीच फ्रूट उगा हुआ था, जिसकी तरफ आर्ट कहीं ना कहीं अट्रैक्ट होता है। अब जैसे ही आर्ट इस फ्रूट को टच करता है, इस फ्रूट के जूस से आर्ट का कटा हुआ हाथ इंस्टेंटली हील कर जाता है। आर्ट के लिए ये मिरेकल से कम नहीं था और इसलिए आर्ट डिसाइड करता है
कि वो इस फ्रूट को खा लेगा। यहीं पे थर्ड एपिसोड खत्म हो जाती है। अब फोर्थ एपिसोड का नाम है फॉरबिडन फ्रूट और आर्ट अब तक उस पीच फ्रूट को खा चुका है। इसके बाद आर्ट अपनी गाड़ी में ट्रैवल करते हुए वापस बड़ोस जाने लगता है और वो एक पंप वाले स्टोर पे रुकता है। यहाँ हम व्यूअर्स नोटिस करते हैं कि आर्ट काफी यंग दिख रहा था। उसके बाल वगैरह सब काले हो चुके थे और वो फिजिकली भी काफी फिट दिख रहा था। आर्ट सुनने के लिए हियरिंग मशीन का इस्तेमाल करता था, देन देखने के लिए चश्मा का, लेकिन फिलहाल वो बिना मशीन के सुन सकता था, बिना चश्मा के देख सकता था। आर्ट तो इतना फिट हो चुका था कि जब एक चोर इस स्टोर को रॉब करने आता है तो आर्ट अकेले उस चोर को पीट देता है। ये सब उस फ्रूट को खा के हुआ था और आर्ट भी इस बात को समझ रहा था। दूसरी तरफ सैम सिक्योरिटी वालों के हिरासत में था और यहाँ उससे मिलने सीईओ ब्लेन शो आते हैं। ब्लेन कहता है कि वो लोग सैम को तुरंत छोड़ देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन जब से सैम यहाँ आया है तब से वो सिर्फ प्रॉब्लम्स में ही फंस रहा है या फिर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। सैम कहने लगते हैं कि वो बस अपने दोस्त जैक को एक आखिरी बार गुड बाय बोलने फ्यूनरल होम गए थे, लेकिन ब्लेन पॉइंट आउट करता है कि अगर बात सिर्फ गुड बाय बोलने की थी तो सैम आखिर क्यों जैक के शरीर के साथ छेड़छाड़ कर रहा था। ब्लेन ये भी कहता है कि जब जैक खत्म हुआ था तब इनिशियली सैम रिपोर्ट किया था कि उसने किसी मॉन्स्टर को देखा है, तो क्या सैम को ऐसी ऊट पटांग चीजें दिखने लगी हैं? इसके बाद ब्लेन सैम को वो भेड़िया और लड़के की कहानी सुनाता है, जहां लड़का हर रात गांव वालों से कहता है कि भेड़िया आया है, भेड़िया आया है, और जब गांव वाले जाते तो जंगल में कोई भेड़िया नहीं मिलता। लड़का बार बार ऐसा करता रहा, जिसके परिणाम अनुसार गांव वाले लड़के की बात सुनना बंद कर दिए। ऐसे में जब भेड़िया वाकई में आया तो कोई भी लड़के की मदद करने नहीं आया और भेड़िया उस लड़के को खा गया। इस कहानी से ब्लेन इनडायरेक्टली ये बोल रहा था कि बड़ोज में वाकई कोई क्रीचर तो है, लेकिन सैम के इस बात को कोई मानेगा नहीं और एक दिन ये क्रीचर सैम को भी समाप्त कर देगा। इस पे सैम वाज लाइक कि जब भेड़िया बच्चे को खा गया ना तो फिर गांव वाले मिलके उस भेड़िया को बाद में खत्म कर दिए। ये सुन के ब्लेन गुस्सा हो जाता है और कहने लगता है कि आज शाम हम फिर मिलेंगे एडवर्ड के मेमोरियल पे। यानी कि दोस्तों एडवर्ड भी खत्म हो चुका है और ब्लेन इनडायरेक्टली कह देता है कि एडवर्ड भी तुम्हारी तरह मॉन्स्टर्स की बात करने लग गया था। पहले हम उसे मेंटली अनफिट बोल के मैनर में डाले और फिर वो खत्म हो गया, तो सैम का हश्र भी यही होगा। दूसरी तरफ पैज और रेने सुबह उठते हैं, जहां रेने को अपने थ्रोट में अजीब टिकलिश फीलिंग आ रही थी। रेने इसे हल्के में लेती है, लेकिन हम व्यूअर्स तो जानते हैं कि रेने को ऐसा फील क्यों हो रहा था। अब सुबह सुबह रेने और पैज में थोड़ी अनबन हो जाती है, क्योंकि रेने पैज के साथ पब्लिक में नहीं दिखना चाहती थी, लेकिन पैज अपने प्यार को पब्लिकली शो करना चाहता था। रेने कहती है कि वो पैज से काफी बड़ी है और लोग बातें बनाएंगे, लेकिन पैज को इस सब की परवाह नहीं थी। जो भी हो, पैज रेने के घर से निकल लेता है और उसे निकलते हुए वॉली देखता है। खैर, तो वॉली से मिलने जूडी आती है और हम समझ पाते हैं कि ये दोनों शिफ्ट्स में सो रहे थे ताकि वो क्रीचरिंग के मुंह से जो कुछ भी शक करता है वो ना करे। तभी सैम भी यहाँ आ जाता है, जिसे देख के वॉली और जूडी खुश होते हैं। सैम इन्हें बताता है कि ब्लेन इन मॉन्स्टर्स के बारे में जानता है और अगर हम उसके खिलाफ गए तो वो हमारा वही हश्र करेगा जो उसने एडवर्ड के साथ किया है। सैम यहाँ अकेले ब्लेन से लड़ना चाहता था, लेकिन वॉली और जूडी कहते हैं कि वो सैम का साथ देंगे। एनीवेज, वॉली बताता है कि पिछली रात वो थोड़ा रिसर्च किया, जिससे उसे पता लगा कि ये क्रीचर्स इनके सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड को थोड़ा थोड़ा करके पीता है। ये वही फ्लूइड होता है दोस्तों जो कि इंसानी ब्रेन के अराउंड होता है, आसपास। अब क्योंकि क्रीचर थोड़ा थोड़ा करके पीता है तो लोगों को इसके बारे में नहीं पता चलता, लेकिन जब फ्लूइड बहुत कम हो जाएगा ब्रेन में तो इंसानी दिमाग कहीं ना कहीं वीक हो जाता है। इसीलिए यहाँ कई बूढ़े लोग मैनर चले जाते हैं एंड फाइनली फ्लूइड बहुत कम होगा तो इंसान समाप्त ही हो जाएगा। बट द क्वेश्चन वाज कि आखिर ये क्रीचर इस फ्लूइड को पीता क्यों है और ब्लेन का इस सबसे क्या लेना देना है। जो भी हो, वॉली का प्लान था कि अगर इन्हें थोड़ा सा सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड मिल जाए तो ये लोग एक बेट बना सकते हैं जिसमें ये लोग क्रीचर को फंसा लेंगे। लेकिन अपने दिमाग का ये फ्लूइड देगा कौन? वेल, जूडी और वॉली सैम को इसके लिए मना लेते हैं, जिसके बाद वॉली सैम के मुंह से इंजेक्शन डाल के थोड़ा सा फ्लूइड निकालता है। अब यहाँ एक फनी सी बात होती है, विच वाज कि हमें पता चलता है कि 80s में वॉली टाइम्स मैगजीन के कवर पे आया था, क्योंकि तब वो गे के अगेंस्ट बातें करता था। मतलब वो डॉक्टरेट अपना दिखाता था इस टॉपिक पे। लिटरली गे को कैंसर की तरह ट्रीट किया जाता था, जबकि वॉली की खुद की हरकतें कहीं ना कहीं गे वाली है। एनीवेज, तो फ्लूइड मिल चुका था, जिससे बेट तो तैयार हो जाएगा, लेकिन क्रीचर को पकड़ने के लिए इन्हें किसी तरह के पावरफुल डिवाइस चाहिए था। सैम कहता है कि इस क्रीचर का खून कैथोड रेज पे रिएक्ट करता है, तो क्यों ना वो ढेर सारी CRT टीवीज को कलेक्ट करे एंड देन क्रीचर के आने पे सारे टीवीज को उसकी तरफ पॉइंट करके ऑन कर दे। अब सैम को इतनी टीवीज मिलेंगी कहां से? वेल, एज इट टर्न्स आउट कि सैम के खुद के पास ढेर सारी CRT टीवीज थी, लेकिन ये क्लैर के घर पे थी, गराज में। क्लैर जब छोटी थी तो सैम उसके साथ मिलकर टीवीज को फिक्स करते थे और इसलिए उनके पास इतनी सारी टीवीज का कलेक्शन था। बस फिर क्या था, सैम और जूडी तुरंत क्लैर के घर की ओर निकल लेते हैं ताकि सैम वहां से टीवीज कलेक्ट कर सके। क्लैर के गराज पहुंच के दोनों टीवीज अपने गाड़ी में डालने लगते हैं और यहाँ सैम जूडी को बताता है कि कैसे उसे अपने वाइफ की विजन्स आने लग गई है। जूडी सैम को कंसोल करती है और तभी क्लैर यहाँ आ जाती है, जो कि अपने डैड को गराज में पाके शॉक में थी। क्लैर को लगता है कि सैम और जूडी का चक्कर चल रहा है और इस बात पे क्लैर अपसेट होती है। इनफैक्ट क्लैर को इस बात का ज्यादा दुख था कि उसके पिता उसकी एक कॉल तक नहीं उठा रहे थे, जबकि उनके पास इतना वक्त है कि वो बरोज से यहाँ तक ट्रैवल करके टीवीज कलेक्ट करने आए हैं। तो सैम और क्लैर की रिलेशनशिप थोड़ी खराब होने लग गई थी। दूसरी तरफ हम रेने से मिलते हैं, जो कि कंफ्यूज थी अबाउट पैज। आई मीन, क्या वो पैज को पब्लिकली अपना सकती है या नहीं। वॉली रेने से कहता है कि उसे समाज के बारे में ज्यादा सोचना नहीं चाहिए और इसी से इंस्पायर होकर रेने प्लान करती है
है कि वो पैज के साथ एक स्टेकेशन पे जाएगी बढ़िया से होटल में। यस, रेने होटल बुक कर रही होती है कि तभी उसे अपने स्टोर की रिकॉर्डिंग में दो अजीब बातें दिखती है। पहली अजीब बात यह कि उसे रिकॉर्डिंग में वाकई कुछ तो दिखता है जो कि क्वार्ट्ज चुराने आया था, लेकिन उस क्रीचर की फिगर एकदम क्लियर नहीं थी, एज इफ कैमरा उसे कैप्चर ही नहीं कर पा रही हो। देन वो हैंक को भी स्टोर में आते देखती है जो कि गिरा हुआ क्वार्ट्ज का बॉक्स उठाकर निकल लिया था। अब रेने को हैंक तो पहले से पसंद था नहीं, और ऐसे में हैंक का वो एक फोटो खींचती है उस स्टोर वाले रिकॉर्डिंग से। देन अपने फोन में वो इसी फोटो का ऑनलाइन रिवर्स इमेज सर्च करती है। इस सर्च से रेने को एक आर्टिकल मिलता है जिसमें बहुत शॉकिंग बातें लिखी थी। दरअसल ये आर्टिकल 21 नवंबर 1975 की थी, यानी कि आज से तकरीबन 50 साल पहले, और तब एक जेल का वार्डन कार एक्सीडेंट में समाप्त हो गया था। और दोस्तों ये वार्डन बिल्कुल हैंक की तरह दिखता था। जी हाँ दोस्तों, तो अगर वो 1975 का जेल वार्डन हैंक है तो आखिर हैंक पिछले 50 सालों से जिंदा कैसे है और उसकी उम्र क्यों नहीं बढ़ रही है? इनफैक्ट हैंक का असली नाम शायद मिल्टन हाउजर था। दूसरी तरफ अगर आर्ट की बात की जाए तो वो यंग और रिजुविनेटेड फील कर रहा था, और ऐसे में वो बड़ोज में खूब एंजॉय करता है, लाइक गोल्फ खेलना, स्विमिंग करना इत्यादि। देन आर्ट अपने घर पे आता है जहाँ उसे कबर्ड में जैक का शर्ट मिलता है, विच मींस कि उसकी बीवी जैक से वाकई प्यार करने लग गई थी। इस बात से आर्ट बहुत अपसेट होता है और वो बार में जाके पीने लगता है, और यहाँ उसकी मुलाकात एनिलीज से होती है। जी हाँ, सीईओ की वाइफ। हैंक एनिलीज से अपनी पर्सनल बातें शेयर करने लगता है, लाइक कैसे उसकी बीवी उस पर चीट करी है, और एनिलीज उसे सजेस्ट करती है कि जिस तरह उसकी बीवी उसके पीठ में खंजर मारी है, ठीक वैसे ही आर्ट को अपनी बीवी को सामने से खंजर मारना होगा, मतलब उस पर चीट करना होगा या उसे धोखा देना होगा। तभी एकदम से आर्ट खांसने लगता है और देखते ही देखते वो फिर से बूढ़ा हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, आर्ट किसी तरह वॉशरूम में जाता है जहाँ वो जमीन पे गिर जाता है। आर्ट के पास अभी उस पीच फ्रूट का बीज था जिसे वो निकालता तो है लेकिन खाता नहीं है। तभी यहाँ एनिलीज आ जाती है जो कि आर्ट को तड़पते देखती है और आर्ट उससे मदद मांगता है। इसी पॉइंट पे सीन कट हो जाती है। दूसरी तरफ रेने आर्टिकल से इन्फॉर्मेशन निकाल के सीधा हैंक उर्फ मिल्टन हाउजर के बेटे के घर पहुंच जाती है। मिल्टन हाउजर का बेटा भी काफी बूढ़ा हो चुका था और वो रेने को अपने बाप के बारे में बताता है। बेटा बताता है कि उसके पिता मिल्टन एक क्रूर इंसान थे जो कि तभी स्माइल करते थे जब कोई दूसरा पेन में हो। वो इनिशियली सिर्फ एक गार्ड थे जेल के अंदर, लेकिन धीरे धीरे वो वार्डन की पोस्ट तक पहुंच गए थे। उनकी मौत एक कार एक्सीडेंट में हुई थी। इनफैक्ट मिल्टन की बॉडी इस कदर जल गई थी कि फैमिली को बॉडी दिखाई तक नहीं गई। इस पॉइंट पे बेटा अपने पिता की कुछ फोटोज रेने को दिखाता है और पुरानी फोटोज में हम मिल्टन के साथ ब्लेन को बैठा देखते हैं। जी हाँ दोस्तों, सीईओ ब्लेन जो कि अपने 50 साल पुरानी फोटो में भी बिल्कुल वैसा ही यंग दिख रहा था जैसा यंग एंड डैशिंग आज वो दिखता है। रेने तुरंत इन सारी फोटोज की फोटोज अपने फोन में खींच लेती है। शी वाज प्लानिंग कि वो पैज को सब कुछ फॉरवर्ड करके बता देगी। वहीं पैज की बात की जाए तो उसे हैंक के ऑफिस में रेने वाला क्वार्ट्ज बॉक्स मिल जाता है। इस कारण पैज डिसाइड्स कि अपने एंड से वो हैंक को इन्वेस्टिगेट करेगा। दरअसल हैंक को ब्लेन अक्सर अंडरग्राउंड जाते थे जहाँ किसी और का जाना मना था, इसलिए पैज हैंक की कीज एंड कार्ड्स वगैरह उठा के चुपचाप अंडरग्राउंड जाता है। यहाँ एक प्रॉपर फैसिलिटी बनी हुई थी और एक लॉक्ड डोर भी था। इस डोर के पीछे से हैंक के चिल्लाने की आवाज आ रही थी। हैंक किसी को डांट रहा था, सेइंग कि स्कार बार बार क्वार्ट्ज क्यों चुरा रहा है। तभी एकदम से पैज का फोन बज करने लगता है क्योंकि रेने उसके फोन पे फोटोज वगैरह भेजने लगी थी। पैज फोन को साइलेंट करके छुपता है और जब हैंक यहाँ से निकल लेता है तो पैज उसकी आईडी का इस्तेमाल करके लॉक वाले डोर को ओपन करता है। अब इस लॉक्ड डोर के पीछे क्या था? वेल, ये हमें दिखाया तो नहीं जाता, लेकिन पैज इसे देख के एकदम शॉक में था। तभी हैंक पीछे से पैज पे हमला करके उसे बंदी बना लेता है। दूसरी तरफ वाली एक डमी को सेट कर लिया था जिसके मुंह के अंदर सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड प्लेस किया गया था एज अ बेट। देन सैम भी अपनी सीआरटी टीवी के साथ तैयार था और जूडी एक हैंडगन लेके आ गई थी कि जस्ट इन केस अगर कुछ काम नहीं किया तो गन तो काम करता ही है। अब इन्हें क्रीचर के ल्योर होने का वेट करना था और कुछ ही सेकंड्स में इन्हें क्रीचर की आवाज सुनाई देती है। जूडी गन लेके घर में उसे ढूंढने लगती है। वहीं सैम सारी टीवीज को ऑन कर देता है। तभी एकदम से टीवीज का जो मेन सर्किट बोर्ड था वो शॉर्ट कर जाता है जिससे सारी टीवीज बंद हो जाती है और इस पॉइंट पे क्रीचर इनके कमरे में आ चुका था। जी हाँ दोस्तों, क्रीचर शायद इन पे अटैक कर देता, लेकिन एन वक्त पे जूडी आके उसे शूट कर देती है। इससे क्रीचर के अंदर से अजीब सा ब्लू चिपचिपा सा खून निकलने लगता है और क्रीचर भागता है। ये क्रीचर भागते हुए घर के ओवन एरिया में एंटर करता है और जब ये तीनों ओवन ओपन करके झांकते हैं तो इन्हें पता लगता है कि ओवन के नीचे एक प्रॉपर टनल स्ट्रक्चर बना हुआ है। जी हाँ दोस्तों, यही ओवन हर घर में है और हर एक घर अंडरग्राउंड टनल से कनेक्टेड है थ्रू दिस ओवन। इसके थ्रू ही क्रीचर चुपचाप अंदर आता है और लोगों के सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड पे फीड करता है और यहीं पे 4th एपिसोड खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी द बरोज के पहले 4 एपिसोड्स की कहानी और उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। बरोज की अगली वीडियो हम 1-2 दिन में ही लेके आ जाएंगे जहां हम बचे हुए 4 एपिसोड्स के साथ साथ ढेर सारी थियरीज पे भी बातें करेंगे। तो अगर आप उस वीडियो को मिस नहीं करना चाहते तो पहले इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन। पीस आउट।